हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारत का निर्वाचन आयोग का संबंध भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का संबंध भारत के निर्वाचन आयोग से है। तो पहले आइए यह दो पॉइंट को लिख लेते हैं, तब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, साथ में लिखते रहिएगा आप लोग भी। भाग 15 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन से है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाग 15 का संबंध किससे है तो क्या बताएंगे? निर्वाचन से है। और निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद से है तो क्या बताएंगे? 324 से लेकर 329 तक का जो संबंध है मेरे साथियों, वह है भाग 15 यानी निर्वाचन से संबंधित है। मेरे साथियों, भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ विविध जान लेते हैं, जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए पहले उसको लिख लेते हैं। छोटा छोटा है, इसमें समझने लायक कोई बात नहीं है। जैसे गठन, भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लिखिएगा भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मेरे साथियों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। लिख लीजिएगा, सुकुमार सेन। इसमें समझाने लायक कोई नहीं है, यह विविध है, ठीक है। इसको जान लीजिए, स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं। यह भारतीय संविधान का स्टैटिक जीके है। आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। भारत की प्रथम, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भारत की प्रथम, या पहली भी लिख सकते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी, यह महिला थी। वी.एस. रमा देवी। और यह क्या थी? यह कार्यवाहक थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन थे? तो शहाबुद्दीन कुरैशी। लिख लीजिएगा नाम, शहाबुद्दीन कुरैशी। विविध में या स्टैटिक जीके में लास्ट लिखिएगा, वर्तमान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, और व्यक्ति क्रम में मेरे साथियों 26वें पे हैं। तो लिख लीजिएगा पूरा नाम, ज्ञानेश कुमार, और व्यक्ति क्रम में चौथे स्थान पे हैं, 26वें। ठीक है। तो मेरे साथियों, भारत का निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी, जो कार्यवाहक थे। भारत की प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त शहाबुद्दीन कुरैशी जी थे। वर्तमान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं, और व्यक्ति क्रम में यह 26वें स्थान पे हैं। तो यह कुछ विविध जानकारी थी जहां से बार बार भारत के निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछ लेता है। अब चलते हैं मेरे साथियों भारत के निर्वाचन आयोग में इसके अनुच्छेदों पे कि 324 में क्या प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 325 में क्या प्रावधान किया गया है, 327 में क्या है प्रावधान, और 29 तक में क्या क्या प्रावधान है भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित। उन सभी प्रावधानों को एक एक करके देखेंगे। मेरे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324 है। इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से भर भर के प्रश्न आता है। सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 324 से संबंधित है। ठीक है, एकदम ध्यान से 324 को पढ़िएगा। एक एक लाइन यदि याद हो गया तो कभी भी प्रश्न यहाँ से छूटा आपसे अछूता नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। ठीक है, और इसमें क्या है, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और लिखते भी चलेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है। पहला पॉइंट लिखिएगा। इसमें भारत के, या भारत का भी कर सकते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट मेरे साथियों, भारत का निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। ध्यान से सुनिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर इसे समझने का भी प्रयास करेंगे, दोबारा समझेंगे इसको। लिखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य कितने होंगे? अन्य सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है।
तो मेरे साथियों अभी तक हम लोग 2 पॉइंट को लिखे हैं। पहला पॉइंट था कि इसमें भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसमें? तो अनुच्छेद 324 में। अंडरलाइन करते रहिएगा कि इसमें यानी निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में? तो 324 में। तो मेरे साथियों भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा वह कैसे बनेगा, इसका रचना या गठन कैसे होगा, यह दूसरा लाइन में कंफर्म होता है। भारत का निर्वाचन आयोग, यहाँ से अंडरलाइन करिए, भारत का निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। अन्य कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो मेरे साथियों एक तो अध्यक्ष होगा, यह तो कंफर्म है। अन्य सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हो सकता है कि अन्य सदस्यों का निर्धारण ही ना करे, तब क्या होगा? तब केवल एक अध्यक्ष रहेगा और राष्ट्रपति निर्धारण कर दे कि अन्य सदस्य में 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 1 करोड़ होंगे, या पूरी भारत के नागरिक भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे, तो हम भी और आप भी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य हो जाएंगे। यानी अन्य सदस्य में हम भी शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यदि राष्ट्रपति चाहता है कि हमको भी और आपको भी भारत का निर्वाचन आयोग का सदस्य बन जाना चाहिए तो बन सकता है। बस कह देगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक भारत का निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे, हम भी सदस्य, आप भी सदस्य। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से और निकलता है। यदि मैं बोलूँ मेरे साथियों कि भारत का जो राष्ट्रपति है अन्य सदस्य का निर्धारण ही नहीं करे, तब भारत का निर्वाचन आयोग कैसी संस्था हो जाएगी? एक सदस्यीय संस्था हो जाएगी। केवल कौन रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। जब अन्य सदस्य का राष्ट्रपति निर्धारण नहीं करेगा तो केवल कौन रहेगा? अध्यक्ष। और केवल अध्यक्ष रहेगा तो भारत का निर्वाचन आयोग जो संस्था है वह कैसी संस्था बन जाएगी? एक सदस्यीय संस्था बन जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1 या 2 या 3 सदस्य यहाँ पे राष्ट्रपति निर्धारण कर देगा, तब भारत का निर्वाचन आयोग कैसी संस्था बन जाएगी? बहुसदस्यीय संस्था बन जाएगी। यह पढ़ाने का एक लॉजिक है जो हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे। पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह क्या हो सकता है? एक सदस्यीय हो सकता है, ठीक है, या बहुसदस्यीय हो सकता है। मेरे साथियों अभी हम लोग विविध जब पढ़ रहे थे तो देखे हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जब इसका गठन हुआ था 1950 से लेकर 1989 तक, 90 में एक कम, 89, 79 को मत मानिएगा, ठीक है, 89, 89, 1989 तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, यानी अन्य सदस्य नहीं थे। राष्ट्रपति 1989 तक अन्य सदस्य का निर्धारण किया नहीं था। तो 1989 तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के बाद और वर्तमान तक भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, यानी यहाँ पे अन्य सदस्यों का निर्धारण राष्ट्रपति किया है।
तो वर्तमान में यदि कोई बात करे या आपसे कोई पूछे कि भारत का निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं या इसका रचना कैसे होता है, तो आप सीधे बताइएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। कितना है? 3 सदस्यीय। एक अध्यक्ष है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1950 से 1989 तक 89 तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। एक सदस्यीय था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1989 से वर्तमान तक भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है। अभी है, ठीक है, बहुसदस्यीय है। तो इसका रचना देख लेते हैं, वर्तमान में इसका रचना कैसे है। ठीक है, वर्तमान में रचना किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, ECI। ठीक है, वर्तमान में देखते हैं कि इसका रचना कैसे होता है और मूल संविधान में इसका रचना कैसा है वह भी देख लेते हैं। तो पहले मूल संविधान को देख लीजिएगा। मूल संविधान में कहा है कि एक इसमें अध्यक्ष रहेगा और अन्य सदस्य रहेंगे। यही बात कहा है। और क्या रहेंगे? अन्य सदस्य। और अन्य सदस्य कितना रहेंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यह बना लीजिएगा, इससे समझ में आपको बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। यदि वर्तमान में हम बात करें तो एक यहाँ पे है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। लिख लीजिएगा पूरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में एक हैं। और यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे 2 सदस्य हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इनका निर्धारण कौन किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है। तो वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग का रचना या गठन कोई पूछे कितने सदस्यीय है, तो 3 सदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनकी योग्यता की तरफ। मेरे साथियों, यदि कोई आपसे पूछे कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता है, क्या हम या आप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं? इसकी क्या योग्यता है? BA मांग रहा है, MA मांग रहा है, B.Ed मांग रहा है, IIT मांग रहा है, UPSC क्वालिफाई मांग रहा है, क्या मांग रहा है? तो मेरे साथियों, भारतीय संविधान के किसी भी कानून में, मतलब किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी कानून में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब हम लोग भी और आप भी भारत का निर्वाचन आयोग के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि योग्यता का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो सरकार, जिसकी सरकार रहेगी, यदि वह चाहे तो हमें भी और आपको भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बना सकती है या अन्य सदस्य में भी हमें बना सकती है। तो योग्यता लिख लीजिएगा। योग्यता का इसका कहीं उल्लेख नहीं है, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, सोचिए, इतना बड़ा पद के लिए कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। लिखिएगा, संविधान या कानून में योग्यता का
कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख्य नहीं है, नहीं है। ठीक है मेरे साथियों, यदि नियुक्ति की बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा राष्ट्रपति करता है। वहीं पे वह सवाल बंद कर देगा जो भी कोई व्यक्ति पूछा होगा आपसे या पेपर में पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सदस्य या लोकसभा के अध्यक्ष करता है, या एक संस्था के द्वारा होता है, कुछ भी आए सीधे बताइएगा कि राष्ट्रपति करता है। तो लिख लीजिएगा नियुक्ति, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा नियुक्ति, नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है, तो सीधे लिख लीजिएगा, एक लाइन में लिखिएगा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आते हैं इनके कार्यकाल पे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे साथियों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। जो पहले पूरा होता है उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, छोटा सा है आपका, 6 वर्ष या 65 वर्ष की, 65 वर्ष की आयु तक, आयु तक जो पहले पूरा हो, जो पहले पूरा हो। ठीक है, अब आते हैं वेतन की तरफ कि इन्हें वेतन कितना मिलता है। वेतन, तो मेरे साथियों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर वेतन मिलता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें वेतन प्रति माह 2,50,000 रुपया दिया जाता है। तो वेतन में 324 में एक लाइन लिखा है और लिखा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन दिया जाएगा। और कहाँ से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर दिया जाता है, दिया जाता है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से जिसे कार्यकाल के दौरान, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथियों सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उन्हें वेतन कितना दिया जाता है प्रति माह, 2,50,000 रुपया। ठीक है, तो इन्हें भी वेतन कितना मिलेगा, 2,50,000 रुपया। एक लाइन यहाँ पे यह लिखा हुआ है, यहाँ पे वेतन यह नहीं है कि कोई निर्धारण करेगा, यह नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन में बढ़ोतरी होती है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन में सिर्फ यही कहें कि यदि जज का वेतन बढ़े
तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन बढ़ जाएगा। अब चलते हैं इनकी पद मुक्ति की तरफ। पद मुक्ति का मतलब है कार्यकाल से पहले इन्हें कैसे हटा सकते हैं। यदि मान लीजिए कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अपने पद पे रहते हुए पद की गरिमा के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे हटा सकते हैं। तो इनको हटाने का भी प्रावधान सीधे 324 में नहीं है। पदमुक्ति में भी कहता है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। एक बार और सुन लीजिएगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। तो मेरे साथियों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसे पढ़ा चुका हूँ। यदि आप कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की वीडियो जाके देख लीजिएगा कि कॉलेजियम प्रणाली कैसी प्रणाली है, कैसी पद्धति है, ठीक है, कैसे जज को हटाया जाता है। यदि जज को हटाने की प्रक्रिया मालूम है तो यह भी इनको भी हटाने की प्रक्रिया सेम है। तो एक लाइन में बस लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कॉलेजियम प्रणाली के तहत हटाते हैं, तो वही फार्मूला किस पे लागू होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे लागू होता है। अब देखिए, यह तो बात हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। मेरे साथियों, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कहा जाता है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे कि इन्हें हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। ठीक है, तो किसकी सिफारिश जरूरी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश जरूरी है। और किससे करेगा, राष्ट्रपति से करेगा। तो लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह तो हुआ पद मुक्ति। अब बात करेंगे मेरे साथियों भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों पे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, तब भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य एवं शक्तियों पे चर्चा करते हैं। तो लिखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के कार्य या शक्तियां, यह हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य या शक्तियां, यानी भारत का निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है या इसकी शक्तियां कितनी हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों,
पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है तो जानिए। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी है? भारत का निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी हो। ठीक है, तो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाता है, और ऑप्शन में दे देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दे देगा आपका संसद। तो किसका चुनाव नहीं करवाता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करवाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है, लोकसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा में जो पार्टी विजय अपना बहुमत सिद्ध कर देती है, उसी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट पहला लाइन कार्य में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए लिख लेते हैं इसका पहला पॉइंट। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना, का चुनाव करवाना, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। संसद, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानमंडल में 6 राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो जिस राज्य में 2 सदन है, उन दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। और जिस भारत के 28 राज्यों में 1 सदन है, केवल विधानसभा, उन सभी विधानसभाओं का चुनाव कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायत का चुनाव करवाएगा? नहीं करवाएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो फिर फंस जाएंगे। तो इस लाइन को एकदम आप दिमाग में सेट कर लीजिए। 4 इसमें पॉइंट है, क्या क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। संसद का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। मेरे साथियों, मतदाता सूची तैयार करना किसके अधिकार के अंतर्गत आता है? भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। तो लिखिएगा, मतदाता, मतदाता सूची तैयार करना, सूची तैयार करना, तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मेरे साथियों, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है यही संस्था, और राजनीतिक दलों से संबंधित विवादों का निपटारा भी यही करता है संस्था, यानी भारत का निर्वाचन आयोग करता है। लिखिएगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और राजनीतिक दलों से संबंधित विवादों का निपटारा करना। निपटारा मतलब उनमें सुलह करवाना, निपटारा करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मेरे साथियों, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान यही करता है, या किसी भी उम्मीदवार को जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वह कौन देता है?
भारत का निर्वाचन आयोग देता है। जैसे वर्तमान में भारत के स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पे 6 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन पार्टी है, ठीक है, आपका आप है, आम आदमी पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो इन सभी पार्टियों को जो चुनाव आपका चिन्ह दिया जाता है, जैसे आप भाजपा कहते हैं या बीजेपी कहते हैं तो एक आपके जहन में चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है? कमल आता है। कांग्रेस के नाम लेते हैं, कौन सा चिन्ह आएगा? पंजा आता है। आम आदमी पार्टी का जैसे ही आप नाम लेते हैं झाड़ू आ जाता है आपके दिमाग में। बहुजन समाज पार्टी का जैसे ही आप नाम सुनते हैं एक हाथी आ जाता है। सपा का नाम जैसे ही सुनते हैं आप क्या आता है? साइकिल आ जाता है। तो जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं या राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को, ठीक है, चिन्ह कौन प्रदान करता है? भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। तो लिख लीजिएगा, राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चिन्ह या चिन्ह कहते हैं, चिन्ह प्रदान करना, ठीक है मेरे साथियों। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की दर्जा कौन देगा? भारत का निर्वाचन आयोग देता है। किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है। हालांकि एक कंडीशन है कि एक इतना आप क्रॉस कर लेंगे, वोट पा जाएंगे तभी आपको दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में उतना पढ़ाऊंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो इस वीडियो में बस हम यही जानते हैं कि इसके कार्य और शक्तियाँ क्या है। तो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग। या किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। जैसे हम लोग यूपी वाले हैं, तो यूपी में आपकी 3 से 4 पार्टियां बड़ा दमदार लड़ाई करती है। जैसे दो तो लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त होती है, एक आपका बीजेपी में और दूसरा आपका सपा में। तो सपा जो है वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, वह क्या है? राज्य स्तर की पार्टी है। जबकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो ये जो राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है वह कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है। कांग्रेस भी लड़ती है, वह भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आपकी बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, वह भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राज्य स्तर की हैं। तो आइए लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, ठीक है, लिखिएगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और या कर लीजिएगा या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा देता है। कौन सी संस्था देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है।
तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा कौन देता है मेरे साथियों? तो भारत का निर्वाचन आयोग देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मेरे साथियों, परिसीमन आयोग की सहायता से यह चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी करता है। तो यह पॉइंट भी लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। परिसीमन आयोग की सहायता से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मेरे साथियों, किसी भी सांसद या विधायक के योग्यता के बारे में या अयोग्यता के बारे में, योग्यता तो छोड़ दीजिए, योग्यता रहेगा तो चुनाव लड़ेगा, अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है। और भारत का निर्वाचन आयोग का सलाह राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है। मान लीजिए यदि कोई भी सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधायक हो यानी एमएलए हो, यदि उसका अयोग्यता से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी भारत के निर्वाचन आयोग से मिलता है, हो सकता है कि वह भारत का नागरिक बनने में उसकी कठिनाई होती है, या हो सकता है कि उसकी कम उम्र हो, वह दिखा दिया है ज़्यादा, तो भारत के निर्वाचन आयोग को जैसे ही यह बात पता चलेगा, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल से क्या करेगा, तुरंत वह सलाह देगा। और सलाह देना, यदि भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग सलाह देता है तो उसका सलाह बाध्यकारी है। और किसी भी सांसद या विधायक जब अयोग्यता हो जाता है तो उसको पद से छोड़ना पड़ता है, अपना पद त्याग करना पड़ता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया, यहाँ से प्रश्न लिखिएगा। किसी सांसद या विधायक के अयोग्यता के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथियों। भारत का निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता को लागू करता है। आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं या आचार संहिता भी कहते हैं, लागू करता है। यह मेरे साथियों आचार संहिता तब लागू किया जाता है जैसे ही भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव का घोषणा करता है, उसी टाइम आचार संहिता लागू हो जाता है। और चुनाव का अंतिम चरण का जब वोटिंग खत्म हो जाता है, वैसे ही आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता खत्म हो जाता है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा कि इसको लागू कौन करता है। देखिएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता, यह आम वाला आचार नहीं है, यह दूसरा आचार है।
आचार संहिता या आचार संहिता नाम एक ही है, लागू करता है, लागू करता है, बस आप इतना ही जानिए। कौन लागू करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग लागू करता है। ठीक है, तो यह मेरे साथियों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ कार्य एवं शक्तियाँ थे। यदि पूछेगा तो इतने में ही से ही पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब चलते हैं, यह सब कुछ अनुच्छेद 324 में ही था। तो 324 मेरे साथियों काफ़ी बड़ा अनुच्छेद है, इसलिए यह बार बार अनुच्छेद 324 से प्रश्न बनता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 325 के तरफ। और 325 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले इस लेटर को लिख लेते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा, अनुच्छेद 325 लिखिएगा, इसका लेटर लिखिए। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से लिख लीजिएगा, सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथियों, इसका लेटर एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ और इसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। सबसे आपको इसमें रोड़ा बना होगा निर्वाचक नामावली कि यह क्या है, निर्वाचक नामावली किसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, निर्वाचक नामावली में जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक आप वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव में वोट कौन डालता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो ये जो वोट डालने वाले होते हैं इन्हीं को बोलते हैं निर्वाचक मंडल, यानी निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली का एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट में यदि आप शामिल होते हैं तभी आप चुनाव में वोट डालेंगे। जैसे मान लीजिए आप जिस गांव से संबंधित होंगे, जिस गांव में रहते होंगे या जिस शहर में रहते होंगे, यदि गांव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत का चुनाव, या शहर में रहते होंगे तो नगर पालिका का चुनाव होता होगा। तो नगर पालिका के चुनाव में यदि आप वोट डालते हैं या ग्राम पंचायत के चुनाव में आप वोट डालते हैं तो आप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हैं। यदि नहीं वोट डालते हैं तो आप सम्मिलित नहीं हैं। तो उसमें आपको धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 326 की तरफ। और 326 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या? इसमें वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। मेरे साथियों, इसमें संशोधन किया गया था 61वां, और ये कब हुआ था? 1989 में, 89 में हुआ था।
और यह कहा गया कि इसमें वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कई बार पूछा गया है। यह तो एकदम सोचिए कि एग्जामिनरों का ये एकदम लड्डू सा प्यारा सा दिल का धड़कन वाला सवाल होता है, कई बार पूछा गया है। 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और जानिए, खास बात, वोट डालने का अधिकार यह तो है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये जानते रहिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, यदि संवैधानिक नहीं अधिकार रहे तो उसमें कानूनी अधिकार आप ट्रिक कर सकते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब क्या होता है, तो ऐसा अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हो, अनुच्छेद में लिखा गया हो, उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। कानूनी अधिकार का मतलब है किसी अधिनियम में लिखा गया है। तो चुनाव से संबंधित कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं, उस अधिनियम में भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो उस अधिनियम के तहत कानूनी अधिकार हो गया वोट डालने का अधिकार, और 326 के तहत वोट डालने का अधिकार कैसा हो गया, संवैधानिक अधिकार। तो पहला प्रेफरेंस यह दीजिएगा कि यदि प्रश्न पूछ ले कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है और ऑप्शन में रहे कि संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार या मानवाधिकार, कुछ भी दे दे, तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, संवैधानिक अधिकार को देंगे। यदि संवैधानिक अधिकार आपके ऑप्शन में न रहे तब किसको ट्रिक करेंगे, कानूनी अधिकार को। या ए और बी दोनों दे दे कि संवैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है, तो दोनों की ट्रिक करिएगा, क्योंकि वोट डालने का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। ठीक है, चलते हैं अब 327 की तरफ। ठीक है, 327 मेरे साथियों, इसमें है क्या, पहले लेटर को जान लेते हैं कि 327 का लेटर क्या है। तो जानिए, संसद को अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 327 के तहत। आइए लिख लीजिएगा, संसद को यह अधिकार दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा और विधानसभा विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है, विषयों पर कानून बना सकता है, बना सकता है। यह है अनुच्छेद 327। अब चलते हैं 328 की तरफ। ठीक है, 328 में कहता है मेरे साथियों कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधानसभा के लिए चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। यानी 327 और 328 में देखेंगे तो टकराहट है, और पहले इस लेटर को लिख लेते हैं, तब इस टकराहट को समझने का प्रयास करेंगे। पहले लेटर लिख लीजिएगा,
राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। दोनों में टकराहट क्या है देखिएगा ध्यान से। संसद को अंडरलाइन करते रहेंगे तो आपको समझने का आसानी हो जाएगा। संसद को अधिकार है, क्या अधिकार है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो संसद को अधिकार है कि लोकसभा और विधानसभा, यह वाला मेन पॉइंट है, विधानसभा से संबंधित विषयों पर, चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। इस लाइन में क्या है 328 में, राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वह विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। देखिए यहाँ पे विधानसभा और यहाँ पे विधानसभा। तो बात यह है कि मान लीजिए संसद विधानसभा से संबंधित चुनाव पे कानून तो बना सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी राज्य का चुनाव हो रहा है और संसद विधानसभा में वह कानून बना ही नहीं है, तो बार बार तो हम केंद्र में आके सरकार से तो कहेंगे नहीं कि भाई मेरे लिए कानून बना दीजिए। तो इसलिए 328 के तहत राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कि संसद उस विषय पर विधानसभा के लिए कानून बनाई ही नहीं है, तब उस परिस्थिति में राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है कि जिस संसद ने उस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया है, राज्य विधानमंडल उस विषय पर कानून बना सकता है। और मान लीजिए संसद पहले ही से उस विषय पर कानून बनाया है, तो उस विषय पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि केंद्र पावर बहुत ज़्यादा है, शक्ति केंद्र में बहुत ज़्यादा निहित है। इसी को कहते हैं एकात्मक व्यवस्था और संघनात्मक व्यवस्था, फेडरल यूनियन सिस्टम और फेडरल सिस्टम। यह पढ़ाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट अनुच्छेद पे। लास्ट अनुच्छेद कौन सा है? 329। और ये बहुत ही छोटा सा नन्हा सा आपका अनुच्छेद है। इसमें कहता है चुनावी मामलों में न्यायालय का अहस्तक्षेप, मतलब चुनाव के संबंधित कोई भी यदि मामला होता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। लिख लीजिएगा, छोटा सा अनुच्छेद है। चुनावी मामलों में न्यायालय का अहस्तक्षेप, ठीक है। एक पॉइंट और छूटता है मेरे साथियों, उसको भी पढ़ लेते हैं। वह है 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां। जान लीजिएगा, पूछेगा तो नहीं, लेकिन यदि आप जानते रहेंगे तो भविष्य में समझने में आपको राजनीति, भारतीय संविधान को समझने में आसानी होगा और भारत के निर्वाचन आयोग को भी समझने में आसानी होगा। तो आइए जान लेते हैं, लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर की 6 पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की 6 पार्टी कौन कौन सी हैं जान लीजिए। हो सकता है कि कोई इसमें से आपको एक आपका सबसे पसंदीदा पार्टी मिल जाए। पहले 3 जान लेते हैं।
पहले जानिएगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी की सरकार भी है केंद्र में। अब देखते हैं, इसका विरोधी लिख लेते हैं, और विरोधी पार्टी कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, बहुजन बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यह मायावती जी की पार्टी है, बीएसपी बोलते हैं इसको, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी मायावती जी की पार्टी है। अब 3 और जान लेते हैं कि कौन कौन से 3 और पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, 4, 5 और 6। पहला जानिएगा, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, या इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप, और ये किसकी पार्टी है, केजरीवाल जी की पार्टी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीपुल्स पार्टी, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी। नेक्स्ट देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी ऑफ इंडिया, और इसे बोलते हैं सीपीआई। ठीक है, तो ये 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। तो मेरे साथियों, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को एक एक करके बारीकी से देखे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं, मेरे साथियों, नर्म निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए अलविदा।